वर्ग 10 के प्रथम अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें आज हम आप लोगों को वास्तविक संख्याओं के बारे में जानकारी देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूर्व के क्लास में भी आपने पढ़ा होगा संख्याओं के बारे में। तो आज हम लोग संख्याओं के संग्रह के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग पूर्ण संख्या वैसी संख्या जो शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे कि जो गिनती की संख्या होती है, आप लोग गिनती प्रारंभ करते हैं ना, कहाँ से प्रारंभ करते हैं? एक से प्रारंभ करके अनंत तक गिनती की संख्या है। लेकिन गिनती की संख्या में अगर हम शून्य को शामिल कर देते हैं तो वो जो संख्या है, वो जो प्राकृतिक संख्या है जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती थी, वो संख्या जो है पूर्ण संख्या हो जाती है। यानी पूर्ण संख्या उस संख्या को कहते हैं जो शून्य से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती है। उसके बाद प्राकृतिक संख्या वैसी संख्या जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि गिनती की जो संख्या होती है उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद से भाज्य संख्या। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो। मतलब वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से अगर वह विभाजित हो जाए तो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8। अब ये जो 4 है, ये संख्या 1 से भी कटेगा, ये संख्या जो है 2 से भी कटेगा और ये संख्या 4 से भी कटेगा। यानी देखने से पता चल रहा है कि इसके गुणनखंड की संख्या 2 से क्या है? अधिक। यानी भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो, अर्थात जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से अगर विभाजित हो रही है तो उसे हम लोग कौन सी संख्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। उसके बाद से अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिनके गुणनखंडों की संख्या सिर्फ 2 है। 2 का मतलब ये होता है एक से विभाजित होगी और नहीं तो वो संख्या स्वयं से विभाजित होगी। उसे हम लोग कौन सी संख्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के जो गुणनखंड होते हैं उनकी संख्या सिर्फ 2। जैसे कि मान लीजिए कि 3 जो है 1 से कटेगा, नहीं तो अपने आप से कटेगा। इसके अलावा किसी संख्या से 3 विभाजित नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर 5 है, 1 से कटेगा, नहीं तो वो 5 से कटेगा। इसके अलावा किसी संख्या से वो विभाजित नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनके गुणनखंडों की संख्या सिर्फ 2। मतलब एक और स्वयं से ही वो संख्याएं अगर विभाजित हो रही है उसे हम कौन सी संख्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। उसके बाद से सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभाजित। सम संख्या में अगर हम लोग 2 से भाग देते हैं तो उसका शेषफल शून्य। मतलब जिस संख्या में आप अगर 2 से भाग दे रहे हैं और वो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, शेषफल शून्य आता है, तो उस संख्या को हम लोग कौन सी संख्या बोलते हैं? सम संख्या। 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से। विषम संख्या। विषम संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसमें अगर हम 2 से भाग देते हैं उसमें शेषफल 1 बचता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए 5 में अगर 2 से भाग देते हैं हम लोग तो क्या हुआ? शेषफल 1 बचेगा, 7 हुआ, 9 हुआ। यहाँ पर संख्याएं आप लोग देख रहे हैं विषम संख्या में। यहाँ पर विषम संख्या में लिखा है ना 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसी संख्याएं जो है विषम संख्याएं कहलाती है जो 2 से विभाज्य न हो। अर्थात 2 से अगर भाग आप दे रहे हैं उसका शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब आते हैं हम लोग परिमेय संख्या की तरफ।
वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, जिसका अंश और हर के रूप में हम व्याख्या कर सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ये संख्याएं ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है, जिसे हम अंश और हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद अपरिमेय संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3 हुआ, √5 हुआ, √7। ऐसा नहीं समझ लेना है कि रूट में आने वाली हर संख्याएं अपरिमेय होती है। इसमें 9 भी आता है, लेकिन 9 जो है अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। वैसी संख्या जिसे हम P बटा Q व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और पूर्णांक या वास्तविक संख्या वैसी संख्या जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य शामिल हो, उसे हम पूर्णांक या वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी रहती है, शून्य भी रहता है और धनात्मक संख्या।